वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी की। ठीक है, तो जो ये सीरीज़ चली हुई है, ये चली हुई है PYQ सीरीज़, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित, उन सभी एग्ज़ाम की PDF को आपके समक्ष यहाँ पर लाते हैं और व्याख्या के साथ लाते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने इसके 4 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें विजिट नहीं करा है तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उन्हें भी विजिट करते रहिएगा। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट, LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो उन्हें। नंबर आपको बता देता हूँ 8982931229। इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दी जाएगी इन कोर्स से संबंधित। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विकल्प में आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और जो सही हो जाएगा यहाँ पर तो कौन सा होगा? देखिए जो विकल्प डी है, नारद की वीणा। जो नारद की वीणा है यह उदय शंकर भट्ट का नहीं होगा। ठीक है, जो उदय शंकर भट्ट के नाटक होंगे विश्वामित्र, मत्स्यगंधा और राधा, ये सारे के सारे उदय शंकर भट्ट की रचना होगी। और क्या होगी? नाटक विधा से संबंध रखने वाली होगी। ठीक है, विधाओं पे ध्यान रखना है, विधाओं से प्रश्न बनता ही है। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर की गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। नारद की वीणा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। नारद की वीणा जिसका समय 1946 है, यह नाटक है और इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र। ध्यान रखिएगा कौन से होंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र इस रचना के नाटककार होंगे। नारद की वीणा समय 1946 हो जाएगा। बाकी देखिएगा यहाँ पर विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहार या सिंधवतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ, ये सारे के सारे नाटक किसके हो जाएंगे? उदय शंकर भट्ट के ये नाटक हो जाएंगे। ठीक है, जो जो तथ्य बताए जा रहे हैं इनको नोट करिएगा, भविष्य में प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा 12। फिर आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रश्न संख्या 12। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। तो बताना है क्या यहाँ पर निर्धारित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। विकल्प 1 में है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। विकल्प 2 होगा करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। आगे भी देख लेते हैं आगे क्या क्या विकल्प हैं। फिर आगे है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। अंतिम विकल्प है करुणा का आलंबन अर्थात विषय करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। तो बताना है यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो विकल्प यहाँ पर सी है ये यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया था सही नहीं होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जो विकल्प सी है यहाँ पर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही नहीं होगा। बाकी जितने के 3 विकल्प थे यहाँ पर A, B और D, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सही होंगे। ठीक है, तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। थोड़े से तथ्य यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ, देखिएगा। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। ठीक है, ये मंतव्य या विचार उनका नहीं होगा शुक्ल जी का। बाकी सारे जितने भी विचार ऊपर दिए गए हैं ये सही होंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बाकी देखिएगा अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको ये PDF प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है, वहाँ पर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है, उन्हें ज्वाइन करना है आपने, तभी आपको ये PDF मिल पाएंगी, ऐसे नहीं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 13। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? विकल्प है आपके समक्ष शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी और जयवर्धन। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए, जो शेखर एक जीवनी है। इस उपन्यास में बाल वयसंधि
और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है, मनोवैज्ञानिक अंकन का। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास होगा? तो ये हो जाएगा अज्ञे जी का उपन्यास। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर है, व्याख्या देख लेते हैं। शेखर एक जीवनी, जिसका समय 1940 से 44 माना जाता है, उपन्यास है। इसमें बाल वयसंधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र हैं शेखर, शशि और जो आगे त्यागपत्र है, जयवर्धन है। ये सारे और पर्दे की रानी है। ये तीनों के तीनों उपन्यास इलाचंद्र जोशी के हो जाएंगे। फिर से बताऊंगा, देखिए जो त्यागपत्र है और जयवर्धन है, ये तो जैनेन्द्र के उपन्यास हो जाएंगे। थोड़ा सा गलत बताया था, त्यागपत्र और जयवर्धन ये जैनेन्द्र के उपन्यास हो जाएंगे, और जो पर्दे की रानी है उपन्यास, ये इलाचंद्र जोशी का उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, सभी जो विकल्प यहाँ पर थे आपको पता चल गया किस किस की रचना हो जाएगी। शेखर एक जीवनी अज्ञे की, त्यागपत्र और जयवर्धन ये जैनेन्द्र के, पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी की। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। समय देखिएगा, शेखर एक जीवनी का 1940 से 44 हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रकाशन 1940 का था और दूसरा 1944 का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 14, इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। पूछा गया है कौन से पात्र नहीं हैं। विकल्प में है प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमित दास, हर गौरी सिंह और मंगला देवी। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा तो वो देखिए कौन सा नहीं होगा, विकल्प बी, जो श्रीधर और सरस्वती हैं, यह आपके मैला आंचल के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जो पात्र हैं प्रशांत और कालीचरण, कमली और सुमृत दास, हर गौरी सिंह और मंगला देवी। ठीक है, ये पात्र हो जाएंगे यहाँ की। थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या भी देख लेते हैं। मैला आंचल उपन्यास के पात्र श्रीधर और सरस्वती नहीं हैं, जबकि प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हर गौरी सिंह, मंगला देवी मैला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र होंगे। पूछा जाए अगर मैला आंचल किसका उपन्यास हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु का ये उपन्यास हो जाएगा। समय पूछा जाएगा क्या है, समय 1954। अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि कैसा उपन्यास है, ये आंचलिक उपन्यास है ये। ठीक है, बाकी जो श्रीधर और सरस्वती हैं, ये दोनों ही पात्र आपके जो हो जाएंगे किसके होंगे, ये हो जाएंगे आपके पथबंधु जो उपन्यास था इसके ये पात्र हो जाएंगे। पूछा जाए अगर कि पथबंधु उपन्यास किसका उपन्यास था, तो ये नरेश मेहता का उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के तथ्य भी याद रखिएगा आप। फिर देखिएगा यहाँ पर अगला प्रश्न है 15, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थबोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुखांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का कथन है। बताना है कि उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। किस कहानी के संदर्भ में? नई कहानी के संदर्भ में। तो आपके समक्ष यहाँ पर देखिएगा 4 विकल्प दिए गए हैं। विषम साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव और अंत में है यहाँ पर कमलेश्वर। ठीक है, तो चलिए आपको इसका उत्तर भी दिख गया, तो इसके जो उत्तर भी हो जाएगा कमलेश्वर ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो यहाँ पर कथन कहा गया है ये कमलेश्वर का ही होगा। ठीक है, कमलेश्वर जी ने नई कहानी के संबंध में ये कथन कहा है। ठीक है, और कब कहा था? 1956 के आसपास। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 16। क्या पूछा गया है इस प्रश्न में? शक्ति है कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उद्धरण किस आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? विकल्प में आपके समक्ष हैं आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य ममट और आचार्य दंडी। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य ममट का ये कथन हो जाएगा। ठीक है, कि जो कवित्व निर्माण के बीज के रूप में विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ठीक है, सी सही विकल्प।
फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 17। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है। काफ़ी बार जब भी प्रश्नों की चर्चा होती थी रसों से संबंधित तो मैं आपको बताता था इसका उत्तर, ठीक है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि अगर आपको ये वीडियोस देखी होंगी आपने तो आपको इसका उत्तर आता ही होगा। विकल्प में है दंडी, धनंजय, रुद्रट और अभिनव गुप्त। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, दंडी के द्वारा ये माना गया है कि रसों की संख्या 8 है। इसी के साथ एक और विद्वान थे, उन्होंने भी रसों की संख्या 8 मानी थी, तो वो आप नाम बताइएगा। तो देखिएगा, आचार्य दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। आचार्य भरत मुनि ने भी, यहाँ पर आपका उत्तर आ गया कि जो भरत मुनि थे इन्होंने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है। और रस कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला तो हो गया श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा वीर रस, पांचवा भयानक रस, छठा विभत्स रस, छठा विभत्स रस हो गया, सातवां हो गया अद्भुत, आठवां हो गया रौद्र तथा अन्य कवि के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9, रुद्रट ने 10, अभिनव गुप्त ने भी 9 ही माने हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान के जो अलग अलग कथन रहे हैं रसों से संबंधित, तो उनको भी ध्यान रखना है किसने कितने माने हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 18। देखिएगा 18 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ पर जो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं इन्हें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर विकल्प है, आइए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। विकल्प ए यहाँ पर होगा। दूसरा है, आइए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया था। तीसरा कथन है, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही रूप है। अंतिम है, रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जो सही हो जाएगा विकल्प, तो वो हो जाएगा विकल्प सी। जो रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, ये कथन सही हो जाएगा। बाकी देखिएगा, रिचर्ड ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, साइंस एंड पोइट्री, बियॉन्ड द इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि, यह भी इन्हीं की रचनाएं हो जाएंगी। एक बार फिर से आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिएगा, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, ये कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। थोड़ी सी आगे व्याख्या दी गई है कि जो रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, रिचर्ड्स ने ही मूल्य सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, साइंस एंड पोइट्री, बियॉन्ड तथा इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, यह भी इन्हीं की रचनाएं हो जाएंगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 19। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है। विकल्प में है जॉर्ज लुकास, एजरा पाउंड, डैनियल बेल, जॉक देरिडा। तो जो सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प बी, एजरा पाउंड। थोड़ी सी इसकी व्याख्या है, व्याख्या भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है। बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है, ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हो, ये कथन बिंबवाद के लिए एजरा पाउंड का होगा। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ था, ठीक है। किसकी आलोचना द्वारा? रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के द्वारा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पर। उत्तर दिख गया आपको, कोई बात नहीं, सीधे से देख लेते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर कि आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो बताना है कि आदिवासी विमर्श है, इसकी मूल स्थापना क्या नहीं है। जिस प्रकार से दलित विमर्श है, नारी विमर्श है, उसकी स्थापनाएं होती हैं, उसी प्रकार से आदिवासी विमर्श भी है, इसकी भी कुछ स्थापनाएं हैं और कुछ नहीं है। इनमें से कौन सा जो सही नहीं होगा उसे हम देख लेते हैं। देखिएगा, जो
सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष ये इनकी पहचान है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास यह भी है, परंतु सत्ता के प्रति मोह ये नहीं होगा। जल जंगल ज़मीन पर अधिकार यह भी आदिवासी विमर्श का ही एक स्थापना होगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। ये तथ्य भी पूछे जा सकते हैं भविष्य में आपको। तो देखिएगा, फिर से कहूँगा, अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएंगे। तो फिर यहाँ पर अब अपनी वीडियो का समापन भी कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।